हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर लेकर के आए हम लोग आज के संडे के इस सीरीज़ में, जिसको कि हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव मेला सीरीज़ के नाम से। इसमें महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास का यहाँ पे आपका क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपके रिवीजन होने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। जिसमें कि टॉपिक कवर होगा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर मराठा, आंग्ल सिख, आंग्ल नेपाल, आंग्ल बर्मा, आंग्ल तिब्बत, आंग्ल अफगान, साथ ही साथ 1857 का विद्रोह और भू राजस्व नीतियाँ। और इसके साथ साथ इसमें इसमें आपका जो है वो संथाल विद्रोह भी इसमें कवर होने वाला है। तो इन तमाम महत्वपूर्ण यहाँ पे जो टॉपिक हैं आपके ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आज कवर होने वाले हैं, जिसमें कि आप हमारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जाएंगे तो लगभग हर एक क्वेश्चंस में आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपका तैयार होता है। औसतन उसमें यदि हम मान के चलें पूरे क्वेश्चंस में तो 2.5 क्वेश्चन के आसपास एक प्रश्न में आपके तैयार होते हैं। तो इसलिए मैंने 140 गुने 2.5 लिखा, लगभग 300 प्लस एमसीक्यूज आपके इन तमाम टॉपिक से कवर होने वाले हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। आज के आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत अच्छे से आपका रिवीजन होने वाला है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट डिस्कशन में, देखते हैं क्या महत्वपूर्ण तथ्य हमारे बीच में है। 1855-56 का संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, वह भागनाडीह गांव से हुई थी। वह झारखंड के किस जिले में स्थित है, इसका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये साहेबगंज जिले में स्थित है भगनाडीह गांव, जहाँ से संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। भगनाडीह गांव में ही सारे संथालों ने, चांद भैरव, सिद्धू, कान्हो, चांद भैरव, चारों भाइयों ने और उनके साथ तमाम संथाल जनजाति के तमाम लोगों ने मिल करके एक विद्रोह का बिगुल फूंका था। वो भगनाडीह गांव में फूंका था, वहाँ से शुरू किया गया था। 1855-56 में यह विद्रोह चला था, संथाल विद्रोह। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, हूल या संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। इसका अंत कब हुआ? तो जो भगनाडीह में संथाल विद्रोह शुरू हुआ था वह 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। इसका अंत हुआ था 3 जनवरी 1856 को। आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट है, उस क्वेश्चंस में भी आपके फैक्ट मिलेंगे और साथ ही साथ उस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो एक और फैक्ट मिलेगा। कहने का मतलब हमारे क्वेश्चंस के साथ साथ आप यदि देखेंगे तो कहने के लिए यहाँ पे 55 क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप सही से अंदाज़ा लगाएंगे तो ये आपके 100 प्लस क्वेश्चन जाएंगे। तो उस हिसाब से मैंने फॉर्मेट बना रखा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारे बीच में। दरोगा हत्याकांड 1855-56 के संथाल विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। उस दरोगा हत्या जिस दरोगा की हत्या हुई थी उस दरोगा का नाम क्या था? तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जो संथाल विद्रोह हुआ था, उस संथाल विद्रोह में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। एक दरोगा की हत्या हुई थी। उस दरोगा ने क्या किया था कि संथाल जनजाति के कुछ युवकों को अपने थाना में ला करके उसके साथ मारपीट की थी, जिसके कारण संथाल विद्रोह के तमाम युवकों ने, वहाँ पे संथाल विद्रोह के तमाम जनजाति लोगों ने इस दरोगा की अंततः हत्या कर दी थी। उनका नाम था महेश लाल दत्त। ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या है। यहाँ पे सिद्धो, कान्हो, चांद भैरव संथाल विद्रोह 1855-56 के नेतृत्वकर्ताओं ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? तो ये संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ था दोस्तों, उसमें सिद्धो, कान्हो, चांद भैरव ये 4 महत्वपूर्ण ये भाई थे। इन्होंने ही नेतृत्व किया था, जिसमें महत्वपूर्ण सिद्धो और कान्हो ने नेतृत्व किया था। उसके बाद फिर संथाल लोगों के साथ मिलकर इस विद्रोह की शुरुआत की थी भगनाडीह गांव से, जैसा कि हमने पहले ही देखा। तो इसने पहली शुरुआत में जब हुई थी तो इसमें अंग्रेज अधिकारी इनके साथ युद्ध करने के लिए आए थे। उसने इसको इस संथाल विद्रोह के इस युद्ध में, जो यहाँ पे एक्चुअली मिस प्रिंट हो गया है, आलन बरो नहीं होगा, यहाँ मेजर बारो होगा। क्या होगा? मेजर, इसको शुद्ध कर लेंगे, मेजर बारो। तो मेजर बारो की हत्या इन लोगों ने कर दी थी। मतलब मेजर बारो को हत्या नहीं, मेजर बारो को इन्होंने हराया था संथाल विद्रोह में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वहीं थॉमसन और अलेक्जेंडर जो है, इन्होंने फिर इस विद्रोह का दमन किया था मेजर बारो को हारने के बाद। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या है यहाँ पे। संथाल विद्रोह 1855-56 का जिक्र अपने लेखों में कार्ल मार्क्स और किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स के साथ साथ अपने लेखों में संथाल विद्रोह का जिक्र करने वाले एक व्यक्ति हैं जो कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने अपने लेखों में, और कार्ल मार्क्स अपने लेखों में संथाल विद्रोह का जिक्र किया था, क्योंकि यह ऐसा विद्रोह पहला विद्रोह था जो जन समूह के द्वारा किया गया था और ये सीधी लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के साथ। तो ये
विद्रोह की एक पहली शुरुआत थी जो आम जनता ने लड़ा था, आमने सामने की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। 1857 से पहले ही यह विद्रोह फूका गया था, जिसमें कि आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि कार्ल मार्क्स और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेखों में संथाल विद्रोह का जिक्र किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में, यहाँ पे देख लीजिए क्या है क्वेश्चन है। 10 नवंबर 1855 से 3 जनवरी 1856 तक मार्शल लॉ लगाकर संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? तो यहाँ पे देखिए 10 नवंबर 1855 से लेकर के 3 जनवरी 1856 तक क्या लगा था? मार्शल लॉ लगा था संथाल विद्रोह वाले क्षेत्र में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि इस मार्शल लॉ कब से कब तक लगा? 10 नवंबर 1855 से 3 जनवरी 1856 तक। तो इसमें मार्शल लॉ लगा करके संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो मैंने पहले ही बता दिया था, थॉमस और अलेक्जेंडर ने इस विद्रोह का दमन किया था मेजर बारो के हारने के बाद। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं यहाँ पे संथाल विद्रोह उपरांत दामिने को वाले क्षेत्र संथाल परगना को जिला का दर्जा कब मिला? जो संथाल विद्रोह जहां हुआ था उस क्षेत्र को दामिने को कहा जाता था और उस दामिने को अंततः संथाल परगना के जिला के नाम से घोषित कर दिया जाता है। तो इसे कब घोषित किया गया था ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये घोषित किया गया था 30 नवंबर 1856 को इसे घोषित कर दिया गया था संथाल परगना के रूप में, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि संथाल विद्रोह 1855 से कौन सा क्षेत्र नहीं जुड़ा था? संथाल विद्रोह 1855-56 से कौन सा क्षेत्र नहीं जुड़ा था? जैसा कि हमने बताया कहलगांव जुड़ा था, रानीगंज जुड़ा था, साहेबगंज जुड़ा हुआ था, ये किशनगंज नहीं जुड़ा हुआ था। ये आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे चौहद्दी क्या बताया मैंने, उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या कहलगांव का क्षेत्र, दक्षिण में रानीगंज का क्षेत्र और इधर पूरब में ये आपके राजमहल की पहाड़ी। इसको याद रखेंगे जो साहेबगंज जिले के आसपास में ये पड़ता है। तो इस हिसाब से इसे आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए वीरभूम और किस जिले का बंटवारा कर संथाल परगना 1856 में किया गया था? तो वीरभूम के साथ साथ भागलपुर जिले का कुछ क्षेत्र लेकर के संथाल परगना को बनाया गया था, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है 1848 में व्यवगत सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है डलहौजी ने शुरू किया था। तो क्या कहा गया क्वेश्चन, 1848 में व्यवगत सिद्धांत शुरू हुआ जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है और डलहौजी ने शुरू किया था। इसे समाप्त 1858 में किसने किया था? तो डलहौजी ने जो 1848 में व्यवगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया उसे डलहौजी ने शुरू किया था। उसे समाप्त 1858 में किसने किया? तो कैनिंग ने किया था। कैनिंग जो है 1858 में 1 नवंबर को जब राज दरबार यहाँ पे लगा था इलाहाबाद में, जिसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इन्होंने पढ़ा था, उसी में इस व्यवगत के सिद्धांत को खत्म किया गया था। 1858 में कैनिंग के द्वारा ये समाप्त किया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे बीच में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन हमारे बीच में है, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। डलहौजी ने हड़प सिद्धांत से कुल 8 राज्यों को हड़पा था, ये भी याद रखेंगे, जिसमें सतारा 1848, सतारा को 1848 में, जैतपुर संबलपुर को 1849 में और बाघाट को 1850 में। तो झांसी को कब हड़पा था? तो झांसी को हड़पा था 1853 में, याद रखेंगे। उन्होंने कुल 8 वर्षों के कार्यकाल में, जो डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से लेकर के 56 तक का कार्यकाल था, इस 8 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने लगभग 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को इन्होंने अपने क्षेत्र में, ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया था, 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को। और उसके साथ साथ 8 राज्यों को व्यवगत के सिद्धांत से इसे हड़पा था। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था व्यवगत सिद्धांत कैसा है, उस वीडियो में आप जाकर के 1857 के वीडियो में देख सकते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 8 राज्यों में, जिसमें कि सतारा को 1848 में, जैतपुर संबलपुर को 1849 में, बाघात को 1850 में और झांसी को 1853 में हड़प लिया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखते हैं निम्न में से कौन सा मिलान गलत है?
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी द्वारा राज्यों को हड़पने और वर्ष का जो मिलान है, इसको देखें कौन सा मिलान गलत है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ 1800 उदयपुर को कब हड़पा था, 1852 में, सही है। नागपुर को 1854 में हड़पा था, करौली को 1855 में हड़पा था। झांसी को यहाँ पे 1856 दिया हुआ, ये गलत है, जो कि 1853 में झांसी को व्यक्तिगत सिद्धांत से हड़पा था। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध को कब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया था। तो डलहौजी ने कुशासन के आधार पे जो है अवध को अपने अंदर कर लिया था, ब्रिटिश शासन के अंदर कर लिया था। तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा 13 फरवरी 1856 को इन्होंने कुशासन के आधार पे अपने ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया था। उसमें अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ मैं बता दूं दोस्तों कि व्यक्तिगत सिद्धांत से जो है 8 राज्यों को हड़पा था, वहीं अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा था। कि कहा था आपके यहाँ अवध के राजा को, वाजिद अली शाह को कहा था कि आपके यहाँ प्रशासन सही से नहीं चल पा रहा है, इसी कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा था, न कि व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर। इस बात को याद रखेंगे। मात्र 8 राज्य थे जिसे कुशासन के आधार व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर हड़पा था डलहौजी ने, वहीं पे अवध को जो है कुशासन के आधार पे अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे बीच में, देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1848 में लाल किला छोड़ने का आदेश कौन दिया था। तो अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर, जिनका कि नाम बहादुर शाह द्वितीय भी है, उनको 1848 में लाल किला छोड़ने का आदेश दिया था। वह आदेश दिया था डलहौजी ने, और उन्होंने कहा था आप लाल किला छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1857 का विद्रोह इसी सब कारणों से बढ़ते गया और जुड़ते गया, और 1857 का विद्रोह होता है आगे जा करके। फिर चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए कि बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनका नाम धुंधु पंत है, का प्रमुख सलाहकार कौन था। बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब, उनका नाम धुंधु पंत है, उनका प्रमुख सलाहकार कौन था। तो प्रमुख सलाहकार की यदि बात की जाएगी तो यहाँ पे अजीमुल्ला खां इनके प्रमुख सलाहकार होंगे, ध्यान रखेंगे। वहीं तात्या टोपे इनके प्रमुख सेनापति थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन प्रमुख सलाहकार पूछा गया है, तो अजीमुल्ला खां इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। एवोला गांव महाराष्ट्र निवासी कौन 1857 विद्रोह में नाना साहब का मुख्य सेनापति था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैंने बता दिया, नाना साहब का मुख्य सेनापति तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग है, इन्हीं का नाम तात्या टोपे भी है, याद रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आपके तात्या टोपे का ही नाम रामचंद्र पांडुरंग है, जिनका गांव क्या था, एवोला गांव, महाराष्ट्र के निवासी थे। एवोला गांव इनका घर था, और ये 1857 में मुख्य सेनापति किनके थे, वो थे नाना साहब के मुख्य सेनापति। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारे बीच में। यह है छापामार गोरिल्ला, क्या है, छापामार या गोरिल्ला युद्ध में निपुण, जिनका सैनिक मुख्यालय कालपी बुंदेलखंड में था, वे कौन थे। तो छापामार या गोरिल्ला युद्ध में निपुण व्यक्ति, जिनका वो अपना एक सेना का मुख्यालय भी खोल रखा था कालपी बुंदेलखंड में, वह सेनापति थे तात्या टोपे, जो कि मुख्य सेनापति नाना साहब के थे 1857 विद्रोह में। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। मित्र मान सिंह के छल से पकड़ाए 1857 के विद्रोहियों में तात्या टोपे का सबसे अंत में फांसी दी गई थी। यहाँ पे याद रखेंगे कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो सबसे अंत में 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, इस बात को याद रखेंगे। और यह फांसी क्यों दी गई थी, क्योंकि इन्होंने विद्रोह किया था कानपुर के क्षेत्र में और ग्वालियर के क्षेत्र में नेतृत्व किया था, तो इसके कारण इसको फांसी दी गई थी। लेकिन इनका एक मित्र था जिनका नाम है मान सिंह, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मान सिंह के धोखेबाजी के कारण, गद्दारी के कारण इसे पकड़ लिया जाता है तात्या टोपे को, और अंततः इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो इनको फांसी दे दी गई थी 1859 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 अप्रैल 1859, जो कि आपका यह सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1859। आगे क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे बीच में। 29 मार्च 1857 के दिन बैरकपुर 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे को बग
और ह्यूसन की हत्या के आरोप में कोर्ट मार्शल कब किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए कई आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर का जो सिपाही था 34वीं रेजिमेंट का मंगल पांडे ने बग और ह्यूसन की हत्या कर दी थी। तो इन दोनों की हत्या के आरोप में, घायल करने के आरोप में इनको कोर्ट मार्शल किया गया था। तो कोर्ट मार्शल का तारीख पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा 6 अप्रैल 1857। ये याद रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1857। वहीं फांसी की यदि बात की जाएगी तो 8 अप्रैल 1857 होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1857 को ह्यूसन और बग की हत्या के आरोप में मंगल पांडे को यहाँ पे कोर्ट मार्शल किया गया था और अंत में 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी, जिसके बाद ये विद्रोह आगे बिगुल फूका गया था वहाँ मेरठ से, जिसके बाद ये 1857 का विद्रोह क्रमबद्ध आगे चरणों में बढ़ता जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है यहाँ पे। जैसा कि है, बैरकपुर 34वीं रेजिमेंट सिपाही मंगल पांडे को विद्रोह जो किया था 29 मार्च 1857 के समय, बंगाल सेना का कमांडर कौन था। जब 29 मार्च 1857 को जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया, जो बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, तो उस बैरकपुर 34वीं रेजिमेंट में उस समय तो विद्रोह किया, लेकिन बंगाल का सेनापति कौन था, यह क्वेश्चन है। तो बंगाल का सेनापति या कमांडर जो होगा वो हेयर से होगा, यहाँ पे आंसर हेयर से होगा, याद रखेंगे। हेयर से बंगाल का कमांडर था। बग को और ह्यूसन को तो हत्या कर दिया था, घायल कर दिया गया था, वो एक छावनी का कमांडर था, लेकिन बंगाल का कमांडर जो था वो हेयर से था, याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है यहाँ पे, 10 मई 1857 को मेरठ के 3rd कैलेवरी रेजिमेंट के सिपाहियों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह फूका था। तो यहाँ पे याद रखेंगे 10 मई 1857 को मेरठ में 3री कैलेवरी रेजिमेंट के जो सिपाही थे वह विद्रोह फूंक दिए थे, क्योंकि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए और अन्य तमाम अंदर बातें वहाँ पे सुलगती गई, जिसके कारण ये मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह सिपाहियों ने कर दिया। तो उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे धन सिंह गुर्जर। यहाँ पे याद रखेंगे धन सिंह गुर्जर जो थे, इनके नेतृत्व में सिपाहियों ने मेरठ में पूरा विद्रोह कर दिया। और धन सिंह गुर्जर उस समय कोतवाल थे और इन्हीं कोतवाल में अपने सिपाहियों को संरक्षित किया था और अंततः जेल से लगभग 800 प्लस सिपाहियों को छुड़ा करके फिर विद्रोह किया था। और वह फिर 10 मई को वहाँ से पैदल मार्च करते हुए 11 मई वो पहुँच जाते हैं दिल्ली के लाल किला में बहादुर शाह जफर का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए। तो वहाँ से फिर आगे यह 1857 का विद्रोह आगे बढ़ता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं, तो रोहिणी देवघर झारखंड तत्कालीन बिहार में 32वीं रेजिमेंट ने 1857 में कब विद्रोह की शुरुआत की थी। जो रोहिणी है वो देवघर में अभी है, जो कि वर्तमान झारखंड राज्य में है। अब उस समय तत्कालीन बिहार में हुआ करता था। तो रोहिणी देवघर के तत्कालीन बिहार में 32वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह किया था 1857 में। तो वह कब किया था, तो इस विद्रोह की शुरुआत जो की गई थी वह 12 जून को की गई थी। मतलब बिहार में पहली शुरुआत यदि कहें 1857 का, तो रोहिणी देवघर में 12 जून को हुआ था 1857 में। उसके बाद ये 32वीं रेजिमेंट के सिपाहियों को वहाँ से बर्खास्त करके, उस रेजिमेंट को ख़त्म करके उन्हें फिर भागलपुर में उसके मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया गया था। इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारे बीच में, यह है 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से निम्न में कौन नहीं था। 1857 विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से निम्न में कौन नहीं था। जो 1800 विद्रोह चल रहा था 57 का, उसमें कौन प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास विस्कॉन्ट पाम्स्टन, ये तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये उस समय थे। मिर्जा गालिब भी थे इसके प्रत्यक्षदर्शी, और कार्ल मार्क्स भी थे इसके प्रत्यक्षदर्शी थे। कौन नहीं थे ये पूछा है, तो स्वामी विवेकानंद ये प्रत्यक्षदर्शी 1857 के नहीं थे, क्योंकि इनका जन्म 1862 में होता है। तो आंसर आपका यहाँ हो जाएगा डी सही आंसर। तो ये आप डी को लेकर के चलेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं क्या है, 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को कौन दबाया था। तो 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह की शुरुआत की थी पीर अली ने की थी। यह पीर अली जो है एक पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने यह विद्रोह की शुरुआत पटना से शुरू किया था। और इनको विद्रोह को दबाया कौन था, यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस विद्रोह को दबाया था अंततः कमिश्नर टेलर ने, जिसमें कि इसमें पीर अली को फांसी भी दे दी गई थी, जो कि आगे हम लोग अभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को पटना में दबाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे।
कमिश्नर टेलर ने पटना में 1857 के पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबा दिया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं, पुस्तक विक्रेता पटना के पीर अली को 1857 में कब फांसी दी गई थी? 3 जुलाई को उन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। और 7 जुलाई को उन्हें 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई थी। एक्चुअली में पीर अली ने एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी, उसी के आरोप में इन्हें 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। दानापुर के 7वीं 8वीं 40वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने कब विद्रोह प्रारंभ किया? तो यहाँ पे याद रखेंगे दानापुर के कौन कौन रेजिमेंट है? 7वीं है, 8वीं और 40वीं, मतलब 3 रेजिमेंट ने मिल करके सिपाहियों ने दानापुर में विद्रोह का बिगुल फूंका था, क्योंकि 7 जुलाई को यहाँ पे पीर अली को फांसी दे दी गई थी। तो यह जो विद्रोह फूंका था, इसका बिगुल जो फूंका था 7वीं 8वीं और 40वीं रेजिमेंट वाले सिपाहियों ने दानापुर में, वह 25 जुलाई 1857 को इसका विद्रोह को प्रारंभ किया था, जिसमें यहाँ से फिर चले जाते हैं ये आरा में वीर कुंवर सिंह का नेतृत्व प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे बीच में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे है, पटना, आरा, तिरहुत, सारण आदि के क्षेत्रों में 1857 के विद्रोह के क्रम में कब मार्शल लॉ लगाया था? तो 1857 में मार्शल लॉ लगा दिया गया था जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी बिहार के क्षेत्र में। तो मुख्य रूप से पटना, आरा, तिरहुत, सारण, पश्चिम चंपारण वगैरह के क्षेत्र में ये यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया था। तो मार्शल लॉ लगाया था, वो मार्शल लॉ कब लगाया था, क्वेश्चन पूछा गया। तो 30 जुलाई 1857 को यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया था। यहाँ पे देखें, फिर से मैं आपको बता दूं कि 7 जुलाई को जो है पीर अली को फांसी दी जाती है, और 25 जुलाई को जो है 1857 में विद्रोह फूंक देता है दानापुर के सिपाहियों ने, और फिर अंततः 29 जुलाई को जो है आरा पे पूर्णतः कब्जा कर लेता है। यहाँ पे विद्रोहियों ने वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में आरा पे कब्जा कर लेता है। फिर अंततः 30 जुलाई को मार्शल लॉ लगा करके यहाँ पे पुनः ब्रिटिश आरा और पटना के क्षेत्र पे अपना कब्जा जमा लेता है। वो 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लगाया था, इसे ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम मणिकर्णिका है, कि समाधि स्थल कहाँ है? तो झांसी के राजा गंगाधर राव थे। इनके मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था, वहाँ झांसी के क्षेत्र से और ग्वालियर के क्षेत्र से। तो वहाँ पे इनका समाधि स्थल पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो रानी लक्ष्मी का समाधि स्थल एक्चुअली में ग्वालियर में है। ये ग्वालियर में इनका, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ग्वालियर में इनका समाधि स्थल है। वहीं इनका जन्म यदि पूछा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। वो वाराणसी के गोलघर में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका है, जैसा कि सब जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इनके पति का नाम क्या था? तो गंगाधर राव। यही इनके मृत्यु के बाद जो है यहाँ पे 1853 में झांसी को व्यक्तिगत सिद्धांत से जब हड़प लेता है डलहौजी 1853 में व्यक्तिगत सिद्धांत से, तो रानी लक्ष्मीबाई इसमें विद्रोह का नेतृत्व कर देती है, और अंततः इनकी मृत्यु जब होती है तो फिर बाद में ग्वालियर में इनकी समाधि बना दी जाती है, जिनका वाराणसी गोलघर में जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या हमारे बीच में। यहाँ पे है 1857 के विद्रोह। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह है? ऐसा किसने कहा था 1857 के विद्रोह के संदर्भ में? तो ऐसा कहा था डिजरायली ने। ब्रिटेन के पीएम थे वो, उन्होंने कहा था इस 1857 के विद्रोह को संज्ञा दिया था और कहा था सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था 1857 का विद्रोह। तो याद रखेंगे डिजरायली ने ऐसा कहा था। आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारे बीच में, देखते हैं। यहाँ पे है जन क्रांति की संज्ञा। क्या है? जन क्रांति की संज्ञा 1857 के विद्रोह को किसने दिया था? क्या कहा था? जन क्रांति। तो किसने कहा था 1857 के विद्रोह को जन क्रांति? तो ऑप्शन यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, रामविलास शर्मा, वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार। तो ये जन क्रांति की संज्ञा एक्चुअली में रामविलास शर्मा ने दिया था। इस बात को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो रामविलास शर्मा ने 1857 के विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1857 नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो 1857 जो है 1857 नामक पुस्तक जो है ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन है यहाँ पे वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एसएन सेन
और इकबाल हुसैन। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा SN सेन। SN सेन ने ही 1857 पुस्तक लिखा था, जो कि SN सेन उस समय के सरकारी इतिहासकार माने जाते हैं। इसको भी याद रखें, क्वेश्चन पूछा गया है कि तत्कालीन सरकारी इतिहासकार कौन थे, SN सेन थे, जो कि आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। इन्होंने लिखा था पुस्तक 1857। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे हमारे बीच में है। यहाँ पे स्थान क्या है, स्थान है नेतृत्व करता है दमन करता है, ये मिलान पूछा गया है। तो स्थान नेतृत्व करता और दमन करता, निम्न में कौन मिलान गलत है, गलत वाला मिलान पूछा है। तो इसमें देखते हैं जो 1857 विद्रोह के संदर्भ में क्वेश्चन है। तो लखनऊ से हजरत महल ने किया था, हेनरी लॉरेंस ने इसका दमन किया था, सही है। फैजाबाद के क्षेत्र में जो अवध का क्षेत्र है, वहाँ पे अहमदुल्ला मौलवी अहमदुल्ला ने इसका नेतृत्व किया था और रेनॉल्ड ने इसको दबा दिया था, ये भी सही है। इलाहाबाद के क्षेत्र में जिसमें कि लियाकत अली ने नेतृत्व किया था और कर्नल रीड ने इसे दबा दिया था, इसको याद रखेंगे। इलाहाबाद के रीड नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन होगा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया एक्चुअली में। तो यहाँ पे मिसप्रिंट में यहाँ पे करना क्या है, कर्नल रीड नहीं होगा, कर्नल नील होगा। तो कर्नल नील ने इलाहाबाद के क्षेत्र में लियाकत अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को कर्नल नील ने दबा दिया था। वहीं बागपत के क्षेत्र में शाहमल के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था, उसे डनलप ने इसे खत्म कर दिया था, दमन कर दिया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यदि हम इस मिसप्रिंट को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन निकल करके अभी आ जाएगा इलाहाबाद, जो कि गलत है। इलाहाबाद में नेतृत्व किया था लियाकत अली ने, लेकिन वहाँ पे दमन किया था कर्नल नील ने, रीड नहीं। इस बात को ध्यान रखें, कर्नल नील ने इसका नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे सही गलत नहीं है, यहाँ पे सही है क्या है आंसर, ऑप्शन हो जाएगा आपका C। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। 1857 विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था, यह भारतीय जनता का संगठित संग्राम है। तो भारतीय जनता का संगठित संग्राम था 1857 का विद्रोह, ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इस बात को ध्यान रखते हुए देखते हैं। पुस्तक द रिविलियन ऑफ 1857, द रिविलियन ऑफ 1857 किसकी रचना है। तो द रिविलियन ऑफ 1857 जो है, यह पुस्तक लिखा था, यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर RC मजुमदार। RC मजुमदार ने द रिविलियन ऑफ 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। वहीं पे SN सेन ने, आपको यहाँ पे मैंने बताया कि SN सेन जो लिखा था वो 1857 पुस्तक, सिर्फ 1857 उसका नाम था। और यहाँ पे VD सावरकर की बात करेंगे तो ये फर्स्ट, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में 1857 को, फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वार करके पुस्तक इन्होंने VD सावरकर ने लिखा था। वहीं पे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में, 1857 विद्रोह के बारे में किसका कथन है, न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा किसने कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे इकबाल हुसैन, VD सावरकर, RC मजुमदार, SN सेन। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका RC मजुमदार ने ऐसा कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है न राष्ट्रीय है, न प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। क्यों, क्योंकि उससे पहले भी इनके मत के अनुसार इनका मानना था कि 1857 से पहले भी कई विद्रोह हो चुके थे, और राष्ट्रीय नहीं है क्योंकि ये पूरे राष्ट्र स्तर पर नहीं हुआ था, ऐसा इनका मानना था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे बीच में। अगला क्वेश्चन, पुस्तक ग्रेट म्यूटिनी, क्या है, ग्रेट म्यूटिनी पुस्तक किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो ग्रेट म्यूटिनी पुस्तक जो है, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिस्टोफर हवर्ड रसेल, LR रीच, लॉरेंस सीले। तो ऑप्शन यहाँ पे क्रिस्टोफर हवर्ड हो जाएगा, जो कि क्रिस्टोफर हवर्ड ने 1857 के संबंध में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम लिखा, उसका शीर्षक दिया ग्रेट म्यूटिनी। तो ये क्रिस्टोफर हवर्ड ने लिखा था। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या है। 1857 के विद्रोह उपरांत प्रशासनिक परिवर्तन कर मद्रास में सैनिक अनुपात क्या था, जिसमें कि सैनिक अनुपात पूछा गया यूरोपीय अनुपात भारतीय की, यूरोपीय कितने थे, उसके कितने यूरोपीय पे कितने भारतीय सैनिक मद्रास के क्षेत्र में थे, ये क्वेश्चन पूछा गया जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसके बाद इसमें प्रशासनिक परिवर्तन किए गए थे, जिसमें कि कई क्षेत्रों में प्रशासनिक परिवर्तन करते हुए सैनिक के अनुपात को बदला गया था। जैसे कि 1857 से पूर्व की यदि बात करें तो बंगाल के क्षेत्रों में जो था वो लगभग 5 अनुपात यूरोपीय और भारतीय का अनुपात करेंगे
तो यूरोपीय का एक सिपाही पे 5 भारतीय, या कभी कभी इसको देखेंगे एक यूरोपीय पे 6 भारतीय सिपाही हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये विद्रोह से पहले की बात है, ये बंगाल के क्षेत्र में था। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे मद्रास के क्षेत्र में जो था, एक यूरोपीय पे तीन भारतीय हुआ करता था, या एक यूरोपीय पे लगभग 3 भारतीय सिपाही मद्रास मुंबई के क्षेत्र में हुआ करता था। तो प्रशासनिक परिवर्तन 1857 के बाद क्या किया गया कि बंगाल के क्षेत्र में इसको एक यूरोपीय पे 2 ही सिपाही कर दिया गया, भारतीय दो सिपाही और एक यूरोपीय। ये अनुपात बंगाल के क्षेत्र में किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। बंगाल के क्षेत्र में विद्रोह के उपरांत जहाँ पे 1:5 या 1:6 हुआ करता था, वहीं पे यूरोपीय 1 पे मात्र 2 भारतीय सिपाही हुआ करते थे विद्रोह के बाद। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मद्रास के क्षेत्र में विद्रोह के बाद क्या अनुपात था, तो मद्रास के क्षेत्र में 1:3 का यह अनुपात था। मद्रास या बम्बई में 1 यूरोपीय पे 3 भारतीय सिपाही हुआ करते थे, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो मैंने वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक से बोल दिया था, वो वहाँ पे मैंने एक्चुअली बंगाल के बारे में 1:3 बोल दिया था, जो कि वो सही नहीं होगा। ऑप्शन होगा यहाँ पे 1:3 मद्रास में विद्रोह के उपरांत। विद्रोह के उपरांत बंगाल में यदि बात करेंगे तो वो विद्रोह के उपरांत हो जाएगा 1:2, ये बंगाल के क्षेत्र में। तो इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, विद्रोह से पूर्व की बात यदि करा जाए तो 1:6, 1:5 या 1:6 भी ऑप्शन के अनुसार आप जाएंगे। 1:5 रहेगा तो 1:5 पे ही जाएंगे। तो समानतः 1:5 या 1:6 विद्रोह से पहले बंगाल के क्षेत्र में सिपाहियों का हुआ करता था कि 1 यूरोपीय होगा तो 5 भारतीय होगा, या 1 यूरोपीय होगा तो 6 भारतीय होगा। लेकिन चूंकि विद्रोह हुआ तो उसके बाद प्रशासनिक परिवर्तन किया, तो बंगाल के क्षेत्र में 1 यूरोपीय पर मात्र 2 भारतीय कर दिया, मतलब रेशियो को घटा दिया। तो यहाँ पे बंगाल के क्षेत्र में 1:2 और मद्रास के क्षेत्र में 1:3 रहता है, ये विद्रोह के बाद। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पे देखिए, नेतृत्वकर्ता स्थान दमनकर्ता, निम्न में कौन सही मिलान है? तो कौन सही मिलान है, यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ से कौन नेतृत्व किया और उसको कौन दमन किया, इसके बारे में पूछा है। तो पीर अली, ये पटना में नेतृत्व किया था, जिसको कमिश्नर टेलर ने दबाया था, ये सही है। तात्या टोपे, जो कि मुख्य सेनापति नाना साहब के थे, इन्होंने कानपुर में मुख्य रूप से नेतृत्व किया था। हालांकि ग्वालियर में भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर में भी इन्होंने नेतृत्व किया था तात्या टोपे, लेकिन यहाँ पे कानपुर में इनका मुख्य नेतृत्व के रूप में जाना जाता है। और इसको कानपुर में कॉलिन कैंपबेल ने दबा दिया था, ये भी सही है। कुंवर सिंह जो है आरा में नेतृत्व किया था, और विंसेंट आयर ने यहाँ पे आरा में इसे दबाया था, इसको खत्म किया था, याद रखेंगे। पटना में टेलर ने दबाया था, पटना में विद्रोह को टेलर ने दबा दिया था, लेकिन यहाँ पे कुंवर सिंह आरा क्षेत्र की बात करेगा तो विंसेंट आयर ने इसे दबाया था, याद रखेंगे। और बनारस के क्षेत्र में लियाकत अली नेतृत्व किया था, और जेम्स नील ने, ये कर्नल नील ने इसे दमन किया था। तो ये चारों ऑप्शन सही है, तो सभी मिलान सही हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ई, सभी मिलान सही है। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके नेतृत्वकर्ता दमनकर्ता को बार बार ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या हमारे बीच। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने सुनाया था? एक्चुअली यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों बैकग्राउंड में कि जब 1857 का विद्रोह खत्म हुआ तो 1 नवंबर 1858 को, कब? 1858 को एक दरबार लगाया। कहाँ पे? इलाहाबाद में एक दरबार लगाया। इस इलाहाबाद दरबार में क्या किया गया? महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र तैयार किया, और उस घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी हम लोग व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर या जीतों और हड़पों की राजनीति हम लोग करते हैं, उसको खत्म करते हुए तमाम जो भारतीय राजा हैं उन्हें गोद लेने की अनुमति दी जाती है, और सहयोग और समन्वय बना करके आगे का कार्यक्रम इन्होंने तैयार किया था कि आगे ब्रिटिश शक्ति जो है सहयोग और समन्वय के साथ यहाँ पे अपना काम करेगी। तो इलाहाबाद दरबार जो है, इलाहाबाद दरबार में इन्होंने इस घोषणा को सुनाया था, इस पत्र की घोषणा को, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को सुनाया था। तो सुनाने वाले व्यक्ति थे उस समय के कैनिंग, जो कि यहाँ पे उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे, का गवर्नर था।
तो विंसी टॉट के समय कौन सा युद्ध हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मनिहारी का युद्ध, नेपाल का युद्ध। तो विंसी टॉट के समय में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, जो उस समय विंसी टॉट बंगाल के गवर्नर थे अंग्रेजों की तरफ से। तो ये विंसी टॉट के समय बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख लीजिए, 1765 इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो 1765 इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मीर कासिम, नजमुद्दौला, मीर जाफर, सैफुद्दौला। तो यहाँ पे बंगाल का जब संधि, इस इलाहाबाद की संधि जब हुई थी बक्सर युद्ध के बाद, तो उस समय यहाँ पे नवाब थे नजमुद्दौला। ये सही आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख लीजिए, बक्सर युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था? यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन में है मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला, सिराजुद्दौला। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सही मीर जाफर, क्योंकि मीर कासिम तो यहाँ पे भाग करके चले गए थे वहाँ यूपी में, जो कि शुजाउद्दौला के साथ यहाँ पे यूपी में यहाँ पे एकत्रित हुए थे। लेकिन उस समय मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया था। लेकिन बीच में मीर जाफ़र की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे नजमुद्दौला को नवाब बनाया जाता है बंगाल का, जो कि इलाहाबाद की संधि के समय ये नवाब थे। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मीर जाफ़र सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 12 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत फर्स्ट मुगल बादशाह कौन है जो अंग्रेज़ों से पेंशन लेना स्वीकार किया? तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसमें एक अंग्रेज़ों से पेंशन लेना स्वीकार किया था। पहला वो मुग़ल बादशाह थे, उनका नाम पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, फर्रुखसियर, अकबर द्वितीय। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ए, शाह आलम द्वितीय सही आंसर। ये पहला मुग़ल बादशाह था जिन्होंने अंग्रेज़ों से पेंशन लेना स्वीकार किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 के तहत किसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंपी थी? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी सौंपी थी 12 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत, तो उसमें ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अली गौहर, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र। तो यहाँ पे मुग़ल बादशाह अली गौहर, जिसका नाम मुग़ल शाह आलम द्वितीय भी है, इसका शाह आलम द्वितीय का असली नाम अली गौहर है। तो ये अली गौहर जो है ये यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंप दी गई थी इलाहाबाद की संधि के तहत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, 12 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के विरुद्ध बक्सर युद्ध में कौन शामिल नहीं था? तो बक्सर युद्ध में कौन शामिल नहीं था हेक्टर मुनरो के विरुद्ध में? यहाँ पे ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, ये शामिल थे, मीर कासिम ये शामिल थे, शुजाउद्दौला ये भी शामिल थे, मीर जाफ़र शामिल नहीं थे। मीर जाफ़र उस समय ये बंगाल के नवाब थे, या शुजाउद्दौला यहाँ पे अवध के नवाब थे, मीर कासिम भगोड़ा बंगाल का नवाब था, और ये शाह आलम द्वितीय ये उसमें मुग़ल बादशाह थे। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ये आंसर डी हो जाएगा सही। डी ऑप्शन मीर जाफ़र उसमें हेक्टर मुनरो के समय हेक्टर मुनरो के विरुद्ध में युद्ध नहीं लड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की दीवानी अंग्रेजों को किसने सौंपी थी? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पिछले क्वेश्चंस में इलाहाबाद की संधि के तहत जो है शाह आलम द्वितीय या अली गौहर ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सौंपी थी। यहाँ पे पूछा है वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है मीर जाफ़र, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खां। तो इसमें मीर कासिम ने, जो बंगाल का नवाब बना था मीर कासिम, उसकी खुशी में इन्होंने अंग्रेज़ों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी सौंप दी थी। तो आंसर यहाँ मीर कासिम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, बंगाल में दस्तक व्यवस्था को मीर कासिम ने कब समाप्त कर दिया था? तो मीर कासिम ने समाप्त कर दिया था, ऑप्शन है 1761, 1762, 1763, 1764। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 1763। यही दस्तक व्यवस्था जब समाप्त किया था तो उसके बाद यहाँ पे बक्सर युद्ध लड़ा गया था 1764 में। आगे चलते हैं। ये दस्तक व्यवस्था समाप्त करना ही तत्कालिक कारण माना जाता है मुख्य रूप से ये बक्सर के युद्ध का। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए, 12 मार्च 1761 को किस बंगाल के नवाब का राज्याभिषेक बिहार में अली गौहर द्वारा हुआ था? अली गौहर वही मुगल शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, उन्हीं का नाम अली गौहर है। इन्होंने किस
बंगाल के नवाब का राज्याभिषेक किया था बिहार में, वो क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन में है मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और अली वर्दी खान। तो मीर कासिम का ही यहाँ पे ऑप्शन सही होता है। मीर कासिम का जो है राज्याभिषेक बिहार में हुआ था और वो 12 मार्च 1761 को राज्याभिषेक किसने किया था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, शाह आलम द्वितीय का भी जो है राज्याभिषेक एक्चुअली में बिहार में ही हुआ था, वो अंग्रेजों के संरक्षण में। एक और है मुगल बादशाह जो फर्रुखियर हैं, जो पहला मुगल बादशाह थे जिनका बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन अंग्रेजों के संरक्षण में पहला वो हो जाएंगे अली गौहर शाह आलम द्वितीय, जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था अंग्रेजों के संरक्षण में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 12 मार्च 1761 को किस बंगाल के नवाब का राज्याभिषेक? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, तो मीर कासिम का। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। 12 जून 1756 के ब्लैक होल की घटना से कौन जुड़े थे? तो ब्लैक होल की घटना जो है यहाँ पे बंगाल में हुआ था, कोलकाता में, इसे ध्यान में रखेंगे। तो ब्लैक होल की घटना से क्या हुआ था, उसमें वाटसन और ड्रैक है जो, ये दोनों भाग गए थे फुल्टा द्वीप पे, और हॉलवेल जो है यहाँ पे युद्ध लड़ा था ब्लैक होल की घटना में, जो कि 18x14 का रूम था, जिसमें लगभग 146 व्यक्ति को बंद करके यहाँ पे वो सिराजुद्दौला ने इन लोगों को मारा था। इसमें ड्रैक और वॉटसन संबंधित नहीं थे और यहाँ पे हॉलवेल संबंधित थे। किससे? ब्लैक होल की घटना जो हुआ था 20 जून 1756 को। आगे चलते हैं। इन सब का डिटेल जो यदि देखना है, क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यदि देखना है, तो सब वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है अलग अलग युद्ध का, उससे जा करके आप लोग देख सकते हैं जो फ्रेंड्स नहीं देख पाए हैं। तो उस वीडियो को देखेंगे तो इन तमाम क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस आसानी से समझ में आ जाएगा और आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला के पक्ष में खड़ा रहा था? तो सिराज उद दौला के पक्ष में जो खड़ा रहा था, इसमें क्वेश्चंस देख लीजिए। मानिक चंद, ये तो बिक गए थे, जो कि कोलकाता के वहाँ पे ये थे, कोलकाता के गवर्नर उस टाइम उप दीवान बनाए गए थे उस समय सिराजुद्दौला की तरफ से, तो ये तो बिक गए थे। राय दुर्लभ, ये भी बिक गए थे। मीर मदन यहाँ पे जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ये मीर मदन इनके साथ खड़े रहे, और अमीन चंद भी ये बिक गए थे। तो ऑप्शन मीर मदन, और इसके साथ एक और व्यक्ति था मोहन सिंह। कौन थे? मोहन सिंह। मोहन सिंह भी ये सिराजुद्दौला के साथ खड़े रहे थे, तो ऑप्शन यहाँ पे मीर मदन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए, प्लासी का युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? जो प्लासी का युद्ध जब खत्म हुआ, जो प्लासी का युद्ध हुआ था कब? ये हुआ था 23 जून 1757 को। इस युद्ध के बाद ये मीर जाफर यहाँ पे नवाब बनते हैं, वो भी नवाब बनते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है 30 जून 1757 को, ये आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या भी देख लीजिए, निम्न में से कौन सबसे बाद में हुआ था? यहाँ पे क्रम पूछा गया, सबसे बाद में कौन हुआ था। जैसे मनिहारी का युद्ध यहाँ पे है, ब्लैक होल की घटना है, या जो भी है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, 1757 को हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पर अलीनगर की संधि यदि देखेंगे तो ये 9 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 को। उसके बाद ब्लैक होल की घटना जो है, ये ब्लैक होल की घटना जो है 20 जून को हुआ था। 20 जून, अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ा 20 जून 1756 को। और ये मनिहारी का युद्ध भी ये 1756 को हुआ था, ये बहुत शुरू में ही हो गया था 1756 में। तो ये क्रम में देखेंगे तो सबसे लास्ट में कौन बनता है? ये प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 को हुआ था, ये अंतिम में हुआ था प्लासी की युद्ध। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस युद्ध के विजय उपरांत सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था? तो किस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला? यहाँ पे ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, नहीं, इसमें तो मीर जाफर बन गया था। बक्सर का युद्ध, नहीं, इसमें तो फिर बक्सर के युद्ध में तो नजमुद्दौला उसके बाद बना था। मनिहारी का युद्ध जीतने के बाद जो है, मनिहारी का युद्ध हुआ था, एक्चुअली उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिसमें घसीटी बेगम, मैमुना बेगम और इनकी एक छोटी बहन थी, तीनों के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला विजयी हुआ था, और मनिहारी के युद्ध में ये विजय होकर के बंगाल का नवाब बने थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख लीजिए, बंगाल उत्तराधिकार हेतु 1756 में मनिहारी का युद्ध से कौन संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे मनिहारी का युद्ध जो 20 जून 1756 को हुआ था, उसमें देखिए घसीटी बेगम जो ढाका में जिनको मिला था, इस ढाका का क्षेत्र, और मैमुना बेगम, ये है एक्चुअली मुर्शिद कुली खां की ये 3 बेटियाँ थी।
घसीटी बेगम जिनको ढाका दे दिया गया था, मैमुना बेगम जिनको पूर्णिया का क्षेत्र दिया गया था, और अमीना बेगम जिनको पटना का क्षेत्र दिया गया था। किनकी पुत्री थी? मुर्शिद कुली खां की। इनके कोई पुत्र नहीं थे मुर्शिद कुली खां के। तो ये उत्तराधिकार का युद्ध इन तीनों के बीच लड़ा गया था, जो कि मनिहारी का युद्ध होता है, जिसमें अमीना बेगम का पुत्र जो है वो सिराजुद्दौला था, और सिराजुद्दौला इसमें इन दोनों की हत्या कर दी जाती है सिराजुद्दौला के द्वारा, और अंततः बंगाल का नवाब बनता है। तो इनका संबंध है, इनका संबंध है, इनका संबंध है। आंसर यहाँ पे सकीना बेगम, इसका संबंध नहीं है। ये आंसर हो जाएगा सही यहाँ पे, जिसका संबंध नहीं है मनिहारी के युद्ध से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 1751 में बंगाल से उड़ीसा मराठा साम्राज्य के अधीन किस बंगाल के नवाब के समय चला गया? एक्चुअली उड़ीसा तो हिस्सा था बंगाल का, लेकिन उसमें जो लगातार मराठाओं का हमला हुआ करता था बंगाल के क्षेत्र में, तो उस समय यहाँ पे अलीवर्दी खां नवाब थे। अलीवर्दी खां के समय ही ये उड़ीसा को जो है देना पड़ा था। अलीवर्दी खां उड़ीसा दे दिया था किसे? मराठाओं को। मराठा उस समय रघुजीत तृतीय थे, जो कि यहाँ पे लगातार आक्रमण करते थे, और मराठाओं का लगभग 5 बार आक्रमण बंगाल के क्षेत्र पे हुआ था। उससे त्रस्त होकर के अंततः 1751 में अलीवर्दी खां क्या करते हैं? वो उड़ीसा का क्षेत्र मराठाओं को दे देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख लीजिए, मोहम्मद शाह रंगीला बंगाल का नवाब किसे 2 करोड़ में लेकर के नियुक्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला बंगाल का नवाब किसे 2 करोड़ लेकर के नियुक्त किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने बंगाल का नवाब जो नियुक्त किया था, वो किया था अलीवर्दी खां को। अलीवर्दी खां से 2 करोड़ रुपया लिया था और बंगाल का नवाब इसे नियुक्त किया था। आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां। यहाँ पे एक बार फिर पुनः बता दूं दोस्तों, जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि इन क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का एक सेक्शन बना हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेक्शन फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे तमाम जितने भी क्वेश्चंस हम लोग लगातार डिस्कस करते हैं, उनसे संबंधित तमाम वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल है। कंटिन्यूसली उसको आप लोग देख लें, ताकि आपके वहाँ पे बेस बन जाए और यहाँ पे आपका रिवीजन होता चला जाए। फिर भी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी यदि आप देख के रहते हैं, तो इससे भी आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। इसको ध्यान में रखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है। यहाँ पे देखिए, बंगाल में इजारा पद्धति क्या है? इजारा पद्धति। इजारा पद्धति किसने शुरू की थी? तो बंगाल में इजारा पद्धति शुरू किसने की थी? ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मुबारकुद्दौला। तो मुर्शिद कुली खां ने इजारा पद्धति की शुरुआत बंगाल में की थी, जो भू राजस्व व्यवस्था को कहा जाता है। मतलब भू राजस्व इससे प्राप्त होता था इजारा पद्धति से, मुर्शिद कुली खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे मुगल फारुखसियर द्वारा 1717 में बंगाल का फर्स्ट नवाब किसे नियुक्त किया गया था? एक्चुअली बंगाल का नवाब फर्स्ट जिसे नियुक्त किया था, हम लोग जानते हैं मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां को 1717 में कौन मान्यता दिया था? फारुखसियर ने मान्यता दिया था। वहीं मोहम्मद शाह रंगीला ने अलीवर्दी खां को मान्यता दिया था, जो पीछे हमने अभी पढ़ लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, प्लासी युद्ध में क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश प्रभुता बंगाल में स्थापित हुई थी। सही बात है। उस वक्त मुगल बादशाह कौन थे? तो प्लासी का युद्ध जब हुआ था, उस समय मुगल बादशाह थे आलमगीर द्वितीय। ये ध्यान रखेंगे, आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह थे प्लासी के युद्ध के समय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे, किसके किनारे? भागीरथी नदी के किनारे पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था? यहाँ पे जिला पूछा गया। भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध, और ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। लेकिन किस जिला में हुआ था? तो ये नदिया जिला में हुआ था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरंजामी प्रथा, ये क्या है? सरंजामी प्रथा किसका? मराठा का। तो सरंजामी प्रथा मराठा के किस विभाग से संबंधित हैं? तो सरंजामी प्रथा जो है मराठा के भू राजस्व विभाग से संबंधित था। इसे ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे फिर देखते हैं क्या है हमारे बीच में। शिवाजी 1672 ईस्वी में सलहार युद्ध में किसे हराया था? कौन सा युद्ध? सलहार युद्ध। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी 1672 में सलहार युद्ध में मुगल को हराया था। किसे हराया था? मुगल को हराया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1612 ईस्वी में मैसूर में ओडियार वंश की स्थापना किसने की थी? कौन सा? ओडियार वंश। ओडियार वंश की स्थापना 1612 ईस्वी में, इसमें यहाँ पे ओडियार साहब ने किया था। ओडियार ने मैसूर में ओडियार वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, किस साम्राज्य का पतन 1565
में तालीकोटा युद्ध से हुआ था। ये तालीकोटा युद्ध को ही राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। और 1565 में ये तालीकोटा युद्ध से किस साम्राज्य का पतन हुआ था, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। जैसे कि मैसूर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्य, त्रावणकोर साम्राज्य। नहीं, इसमें ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, क्योंकि विजयनगर का साम्राज्य का जब पतन हुआ तो इसमें मुख्य रूप से मैसूर, कर्नाटक और उसके बाद हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक और हैदराबाद, ये तीन बड़े राज्य इस दक्षिण भारत में बन करके आए थे। और उसके इसी के उत्तर में, इधर ऊपर में, यहाँ पे 5 मुस्लिम साम्राज्य हुआ करते थे जिनके बीच बाद में संघर्ष होता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य से संघर्ष होता है। यहाँ पे 5 मुस्लिम, जो दक्षिण भारत यदि यहाँ पे देखें तो इधर विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य के ऊपर में 5 मुस्लिम राजाओं का क्षेत्र था और हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे चलता था संघर्ष। इस संघर्ष को लेकर के फिर यहाँ पे क्या हुआ, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, जिसमें कि ये तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य हो जाता है खत्म। और यहाँ पे निकल करके आते हैं नए साम्राज्य, मैसूर, कर्नाटक और हैदराबाद, 3 बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है ये तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी के युद्ध से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, सन 1766 में कौन मैसूर राज्य का प्रथम सुल्तान बना था। तो मैसूर राज्य का प्रथम सुल्तान की यदि बात करें तो प्रथम सुल्तान जो है वह बना था हैदर अली। हैदर अली ये पहले व्यक्ति थे जो मैसूर राज्य का प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी 1766 में, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हमारे बीच में क्या है, हैदर अली मैसूर का शासक बनने से पूर्व कहाँ का फौजदार था। तो हैदर अली जो है पहले शासक बनने से पूर्व जो है वह टिंडीगुल का फौजदार था, जो कि फ्रांस के सहयोग से यहाँ पे एक कारखाना भी स्थापित किया था, आधुनिक हथियार का कारखाना स्थापित किया था टिंडीगुल में फ्रांस के सहयोग से। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग देखते हैं क्या है हमारे बीच में। यहाँ पे देख लीजिए, आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मैसूर की राजधानी कौन थी। तो मैसूर की राजधानी हमेशा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन मिलान गलत है। संदर्भ है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में कौन सा गलत है। यहाँ पे ध्यान से याद रखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके बीच में मैं लाया हूँ इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं। कॉन्सेप्ट यदि समझना है तो आप वीडियो जाकर देखें प्लेलिस्ट में, मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से संतुष्ट होकर जाएँ कि क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे इन टॉपिक पे। 95% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेंगे, जो वन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम क्वेश्चंस जहाँ पर पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। ये संदर्भ किसका, आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में पूछा है। कौन मिलान गलत है, गलत मिलान को खोजना है। देखते हैं गलत मिलान। यहाँ पे यदि देखें तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 69 के बीच में हुआ था। और यहाँ पे उस समय जो गवर्नर थे वेरेलस्ट थे, ये सही है। सेकेंड युद्ध जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध का 1780 से 84 के बीच में हुआ था। और वारेन हेस्टिंग जो है यहाँ पे उस समय यहाँ पे गवर्नर थे। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से 92 के बीच में हुआ था और कॉर्नवालिस ये गवर्नर थे, सही है। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में और वेलेस्ली यहाँ पे गवर्नर थे, ये भी सही है। इसको याद करने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट और फोर्थ में यदि देखेंगे तो यहाँ पे वेरेलस्ट है और वेलेस्ली है। तो वेरेलस्ट वॉसे वेलेस्ली, इसको ध्यान रखेंगे फर्स्ट और लास्ट में। और बीच में है हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस, बीच में है वारेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस। तो फर्स्ट एंड फोर्थ याद रहेगा, फर्स्ट में वेरेलस्ट और लास्ट में वेलेस्ली, तो ये ध्यान रखेंगे, वेरेलस्ट और वेलेस्ली, बीच में वारेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है हमारे बीच में। यहाँ पे क्वेश्चंस है हमारे पास, निम्न में गलत की पहचान कर। पुनः गलत की पहचान के लिए यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, गलत की पहचान हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। पहला है यहाँ पे देखिए, मद्रास की संधि जो कि 4 अप्रैल 1769 को हुई थी और इसी मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ था। मैंगलोर की संधि जो 1784 में हुई थी, इस मैंगलोर की संधि से आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय खत्म हुआ था, ये फर्स्ट खत्म हुआ था इससे। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है मार्च 1792 में हुआ था, इससे थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ था, ये भी सही है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं गलत, क्या है, गलत नहीं है, इनमें से कोई नहीं गलत है, ये आंसर हो जाएगा आपका डी सही। और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तो है वो तो टीपू सुल्तान की मृत्यु से खत्म हो जाती है, जिसमें बाद में सहायक संधि की जाती है वेलेस्ली के द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे बीच में। आइए देखते हैं हमारे बीच अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 1 जुलाई 1781 को पोर्टो नोवा का युद्ध
आयरकुट और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। इसका संबंध है, किससे संबंध है ये खोजना है। 1 जुलाई 1781 को पोर्टोनोवा का युद्ध लड़ा गया था आयरकुट और हैदर अली के बीच में। ये भी जितने भी क्वेश्चंस फॉर्मेट हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस में बहुत सारे आपके फैक्ट हैं, तो क्वेश्चंस भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट का काम करता है, इसलिए उसी हिसाब से हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन का, कि आपके क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। 1 जुलाई 1781 पोर्टोनोवा के युद्ध में आयरकुट और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। इसका संबंध जो है पोर्टोनोवा के युद्ध का संबंध यहाँ पे सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध से है, क्योंकि ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यहाँ पे जो लड़ा गया था उसी में जो है ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में यहाँ पे हैदर अली की हार हो जाती है पोर्टोनोवा के युद्ध में, जिसके कारण इसे सदमा लगता है हैदर अली को, और ये हैदर अली का सदमा लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। तो यह पोर्टोनोवा का युद्ध जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वितीय युद्ध से संबंधित है। आगे चलते हैं हम लोग इस पर देखते हैं। द्वितीय युद्ध कब हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध? द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1780 से लेकर के 84 के बीच में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारे बीच। 1784 मंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और किन के बीच हुई थी? मैंगलोर की संधि और टीपू सुल्तान और किन के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी मैकाटर्नी के बीच में। किसके साथ? टीपू सुल्तान और मैकाटर्नी के बीच। ये मैकाटर्नी उस समय मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे अंग्रेजों की तरफ से, तो यह संधि टीपू सुल्तान और मैकाटर्नी के बीच में हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे टीपू सुल्तान अपना आधा साम्राज्य थर्ड मैसूर युद्ध के बाद किस संधि से खो दिया था? एक्चुअली तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में। कब हुआ था? 1790 के 92 के बीच में। इसमें क्या किया था? आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय में टीपू सुल्तान अपना आधा साम्राज्य खो दिया था, और उसके बाद एक संधि हुई थी। आधा साम्राज्य कब खोया था? उस एक संधि हुई थी, उस संधि के तहत। तो तीसरा युद्ध का संधि कौन सा है हम लोग जानते हैं? श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो 1792 में होता है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि से ही ये टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अपना आधा साम्राज्य खो देता है, अंग्रेजों को देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, लेकिन कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 मई 1799 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला चलते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारे बीच में। ये देखिए, मैसूर साम्राज्य का पूर्णतः विलय ब्रिटिश भारत में वेलेजली द्वारा सहायक संधि से कब हुआ था? तो वेलेजली द्वारा सहायक संधि लाई गई थी, जिसमें कि हैदराबाद 1798 में सबसे पहले हैदराबाद ने ही सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था, और सहायक संधि के तहत हैदराबाद ब्रिटिश में शामिल हो गया था। और ये ब्रिटिश में शामिल जब हुआ था तो वेलेजली के द्वारा जो इस संधि लाया गया था, तो उसमें मैसूर कब शामिल हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। कि मैसूर शामिल हुआ था मई 1899 को। कब? मई 1899 को मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य का अंततः हिस्सा बन जाता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 से कौन संबंधित नहीं है? तो आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित नहीं है? यहाँ पे देखिए क्या, वेरेलस तो यहाँ पे थे आंग्ल मैसूर युद्ध में, यहाँ पे गवर्नर थे। जोसेफ स्मिथ ये हैं, जोसेफ स्मिथ मद्रास के गवर्नर, उस समय मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे। और कर्नल वुड जो है ये मुंबई के गवर्नर हुआ करते थे। ये तीनों मिलकर के तिकड़ी बनाया था और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में शामिल हुआ था। वेलेजली नहीं हुआ था। वेलेजली तो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, जो कि वेलेजली फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ये सहायक संधि करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। यहाँ पे देखिए, फ्रांस के सहयोग से हैदर अली ने टिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित कब किया था? तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि आधुनिक शस्त्रागार टिंडीगुल में हैदर अली ने स्थापित किया था फ्रांस के सहयोग से, लेकिन 1755 में किया था। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1755। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं, देख लीजिए क्या है। निम्न भारतीय शासकों में से कौन विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो दूतावास स्थापित जो किया था उस समय, यहाँ पे ऑप्शन है आपके हैदर अली, मीर कासिम, टीपू सुल्तान, अली वर्दी खान। तो यहाँ पे टीपू सुल्तान सही आंसर हो जाएगा, जो कि आधुनिक स्तर पर वहाँ पे दूतावास स्थापित किया था उस समय टीपू सुल्तान। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं यहाँ पे हम लोग के बीच क्या है, देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, 1780 में टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो की सेना को कहाँ पे पराजित किया था? तो 1780 में टीपू सुल्तान हेक्टर मुनरो की सेना को पराजित किया था। ये कहाँ पे किया था? तो ऑप्शन यहाँ पे टिंडीगुल, पालीपुर, श्रीरंगपट्टनम, निजामाबाद।
तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ये हैदर अली ये टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो की सेना को पराजित किया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के पश्चात किसने कहा, हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। यह कौन कहा था? तो याद रखेंगे कि 1790 से 92 थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय यहाँ पे कौन गवर्नर थे? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने ऐसा कहा था कि हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया, साथ ही साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया, ऐसा कॉर्नवालिस ने कहा था। वेरेलस तो आपको बता ही दिया मैंने, फर्स्ट में है, वारेन हेस्टिंग सेकंड में है, कॉर्नवालिस थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध में है, और वेलेस्ली जो है फोर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर थे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये कॉर्नवालिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध 1790-92 के दौरान टीपू सुल्तान कॉर्नवालिस का सामना करने हेतु किससे सहायता पाने का प्रयास या प्रयत्न किया था? तो सहायता मांगने के लिए ये कोशिश किया था उस समय टीपू सुल्तान ने तुर्की से, जिसका नाम अब तुर्कीये हो गया है। उस समय तुर्की था, अब नाम क्या हो गया? परिवर्तन होकर के तुर्की का तुर्कीये। तो तुर्कीये से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की थी कौन? टीपू सुल्तान ने थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या है। यहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म, शिवाजी महाराज का कब हुआ था? 1630 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में। तथा इनका राज्याभिषेक रायगढ़ किला में कब हुआ था? तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। एक तो है जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ था 1630 में शिवनेरी दुर्ग में, और राज्याभिषेक रायगढ़ किला में। कहाँ? राज्याभिषेक रायगढ़ किला में कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1672 में। राज्याभिषेक 1674 में राज्याभिषेक हुआ था किसका? रायगढ़ के किला में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था शिवनेरी दुर्ग में। क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस आपके बीच में मैं लाया हूँ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देख लीजिए क्या है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछा है। तो आध्यात्मिक गुरु, अध्यात्म से कौन जुड़े थे? इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो रामदास, जैसे राम भगवान है अध्यात्म से जुड़े थे, इसलिए आध्यात्मिक गुरु को ध्यान रखना है। कौन? रामदास। आध्यात्मिक से जोड़ लेंगे, क्या ट्रिक लगाएंगे? रामदास, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसके राजनीतिक गुरु भी पूछे जाते हैं। तो राजनीतिक गुरु जो हैं ये कौन है? दादाजी कांडदेव राजनीतिक गुरु ये हैं। तो इसलिए राजनीति कौन करते थे? ध्यान रखेंगे, ट्रिक लगाएंगे, दादाजी लोग राजनीति करते थे। तो ये राजनीति में हो जाएंगे दादाजी कौन थे, और आध्यात्मिक हो जाएंगे रामदास। कैसे? राम भगवान आध्यात्म से जुड़े थे, इसलिए रामदास। ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बी सही, रामदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? मराठा साम्राज्य के, एक सेकेंड, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का पेशवा क्रम संख्या क्या था? मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का पेशवा जो कितने नंबर के पेशवा थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उस समय 13 नंबर के पेशवा थे। तो मराठा साम्राज्य में कुल 13 पेशवा बने थे। ये अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, जिन्हें पेंशन पर भेज दिया था अंग्रेजों ने कानपुर के बिठूर में नाना साहब के साथ। चलते हैं आगे। यहाँ पे मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु कौन थे? यहाँ पे देख लीजिए, राजनीतिक गुरु क्वेश्चन आ गया। राजनीतिक गुरु, तो राजनीति कौन करते थे? याद रखेंगे ट्रिक बना करके माइंड में, दादाजी लोग राजनीति करते थे। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे, दादाजी कोंडदेव राजनीतिक गुरु, और रामदास हो गए आध्यात्मिक गुरु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मराठा परिसंघ के संदर्भ में कौन मिलान गलत है? मराठा परिसंघ क्या है? मैंने क्वेश्चंस इसका डिस्कशन काफ़ी डिटेल में मैंने किया है आंग्ल मराठा युद्ध में, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि मराठा परिसंघ बनाया गया था, मतलब मराठा जब बड़ा क्षेत्र हो गया था तो उसको 4 भागों में बांट दिया था। इन 4 भागों में एक में कर दिया था इंदौर में होलकर को, और वहाँ पर नागपुर में भोसले को, ग्वालियर में कर दिया था सिंधिया को, बड़ौदा में कर दिया था गायकवाड़ को। तो ये ऑप्शन सही है, मिलान सही है। इंदौर में कौन थे? होलकर, ये सही है। नागपुर में कौन थे? भोसले। ग्वालियर में कौन थे? सिंधिया। बड़ौदा में कौन थे? गायकवाड़। इन चारों को अपना अपना क्षेत्र डिवाइड करके मराठा परिसंघ बनाया गया था। और इसमें आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें गलत कोई नहीं है, सब सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है हमारे बीच में। औरंगजेब ने 1666 में मराठा के शिवाजी को कहाँ कैद किया था?
शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा था? तो आंसर यहाँ पे ध्यान रखें, ऑप्शन है मथुरा किला, आगरा किला, रायगढ़ किला, शिवनेरी किला। नहीं, सीधा आंसर हो जाएगा आगरा किला में इन्हें कैद करके रखा था, इनके पुत्र के साथ। शिवाजी महाराज को उनके पुत्र के साथ आगरा किला में कैद किया था। यहाँ रायगढ़ किला में तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। कब हुआ था? 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था 1630 में, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और आगरा किला में इन्हें कब कैद किया था? 1666 में ही कैद कर लिया था, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 किस संधि से समाप्त हुआ था? 1775-82 में आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम हुआ था। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है? पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सलवाई की संधि, देवगांव की संधि। तो यहाँ पे देखिए, युद्ध तो खत्म हुआ था सलवाई की संधि से। जो सलवाई की संधि हुई थी, वो सलवाई की संधि से ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ था। लेकिन इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ही पुरंदर का भी संधि हुआ था, जो कि अरसा युद्ध के बाद पुरंदर की संधि होती है। और बड़गांव का भी युद्ध हुआ था, बड़गांव की भी संधि हुई थी, जो कि तेलगांव युद्ध के बाद हुआ था। तो पुरंदर संधि, अरसा युद्ध, ठीक है। उसके बाद ये बड़गांव की संधि कब हुई थी? ये हुई थी बड़गांव की संधि तेलगांव के युद्ध के बाद। तेलगांव के युद्ध के बाद ये तीनों, मतलब पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सलवाई की संधि, तीनों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, लेकिन खत्म हुआ था। यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में क्या है? सलवाई की संधि से ये खत्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए। निम्न में कौन संधि फर्स्ट आंग्ल मराठा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे अभी पहले ही मैंने बता दिया कि पुरंदर की संधि संबंधित है, क्योंकि अरसा युद्ध के बाद पुरंदर की संधि हुई थी। बड़गांव की संधि संबंधित है, क्योंकि ये बड़गांव की संधि हुई थी तेलगांव युद्ध के बाद। और सलवाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ था। तो ये तीनों संबंधित है, लेकिन सुरजी अर्जन की जो संधि है, ये एक्चुअली द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर हो जाएगा कौन सा? सुरजी अर्जन की संधि, ये द्वितीय में होता है, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में होता है। कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, ये ध्यान रखना है, द्वितीय में हुआ था सुरजी अर्जन की संधि। आगे चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 सलवाई की संधि से खत्म होती है, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया। यह संधि वारेन हेस्टिंग और किन के बीच हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग के साथ यह संधि किन के बीच हुई थी, ये ध्यान रखना है। तो वारेन हेस्टिंग के साथ ये संधि जो हुई थी महादजी सिंधिया के बीच में, याद रखेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है नाना फडणवीस और सवाई माधव के साथ लड़ा था। कौन? वारेन हेस्टिंग लड़ा था, वारेन हेस्टिंग। और यहाँ पे रघु नाम करके यहाँ पे थे, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में लड़ा था। रघु जो है ये क्या चले जाते हैं उसके संरक्षण में, अंग्रेजों के संरक्षण में, जिसके कारण जो है ये युद्ध वारेन हेस्टिंग को लड़ना पड़ता है। और ये नाना फडणवीस और सवाई माधवराव जो है उस समय पे यहाँ पे मराठा की तरफ से थे। लेकिन यहाँ पे उस समय जब संधि होती है वारेन हेस्टिंग के साथ, तो महादजी सिंधिया संधि करते हैं वारेन हेस्टिंग के साथ। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अरसा का युद्ध 1775 किस आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। ये कौन? अरसा का युद्ध। अरसा के युद्ध के बाद क्या होता है? पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, ध्यान रखेंगे इसको, ताकि आपके क्वेश्चन ना छूटे। आगे चलते हैं, क्योंकि मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, या इधर दे देगा युद्ध, इधर दे देगा संधि, इसको मिलान करने के लिए आपको दे देगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रिटिश और रघुनाथ, यही रघुनाथ राव, ये जो है रघुनाथ राव ब्रिटिश के संरक्षण में चला जाता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से पहले। तो रघुनाथ राव और ब्रिटिश मिल करके लड़ा था, किसके बनाम लड़ा था? नाना फडणवीस और इधर सवाई माधव, ये दोनों एक तरफ थे, नाना फडणवीस सवाई माधव, और इधर थे एक तरफ ब्रिटिश, जो कि वारेन हेस्टिंग और रघुनाथ राव। तो इन दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कब लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1775 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। ब्रिटिश, वारेन हेस्टिंग और रघुनाथ राव जो मराठा चले गए थे संरक्षण में, ये प्रथम मराठा थे जो अंग्रेजों के संरक्षण में गए थे, ये भी ध्यान रखना है, रघुनाथ राव। और प्रथम पेशवा होते हैं बाजीराव द्वितीय, जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में जाते हैं। याद रखेंगे यहाँ पे 2 बात, एक तो रघुनाथ राव जो प्रथम मराठा संरक्षण में जाते हैं अंग्रेजों के, और अंतिम पेशवा जो बाजीराव द्वितीय होता है, वह अंतिम पेशवा लेकिन प्रथम पेशवा था जो कि जाता है। ये अंतिम पेशवा हैं, लेकिन
यदि अंग्रेजों के संरक्षण की बात करेंगे तो प्रथम पेशवा ये आ जाते हैं कि पहला पेशवा ऐसा था जो बाजीराव द्वितीय थे, अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए थे। लेकिन प्रथम मराठा यदि बात करें तो रघुनाथ राव, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध जो कि यहाँ पे होता है 1803 से 5 के बीच में, इससे कौन संबंधित नहीं है? तो सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध 1803-5 से संबंधित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन की संधि, रायपुर घाट की संधि और सलवाई की संधि। तो पीछे हमने पढ़ा सलवाई की संधि जो है प्रथम युद्ध से संबंधित है, इसी संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। और देवगांव की संधि होती है किसमें? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। सुरजी अर्जन की भी संधि होती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, और रायपुर घाट की संधि से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, कौन संबंधित नहीं है? तो सलवाई की संधि। यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि ये जो देवगांव की संधि हुई थी, देवगांव की संधि में भोसले ने संधि कर लिया था किससे? वो सहायक संधि कर लिया, सॉरी भोसले ने संधि कर लिया था मराठा से। सुरजी अर्जन की संधि में यहाँ पे सिंधिया ने संधि कर लिया था। और रायपुर घाट की संधि के समय इसमें क्या कर लिया था? रायपुर घाट में होलकर और गायकवाड़ ये दोनों संधि कर लिया था। तो अंततः ये देवगांव की संधि से भोसले शामिल हो जाते हैं, अंग्रेजों के पक्ष में चले जाते हैं। सुरजी अर्जन की संधि से सिंधिया चले जाते हैं, और रायपुर घाट से गायकवाड़ और होलकर। तो यहाँ पे इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पे जो संबंधित नहीं है वो आंसर हो जाएगा आपका सलवाई की संधि। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 से संबंधित हैं? ये संबंधित पूछा है। तो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 में हुआ था, इससे संबंधित मात्र एक युद्ध है, किरकी का युद्ध, जो कि थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, क्योंकि कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए थे। किरकी का युद्ध यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अलसाय का युद्ध हमने बोल ही दिया, प्रथम से संबंधित है, जो कि ये पुरंदर की संधि। तेलगांव का युद्ध जो कि संधि होता है बड़गांव की संधि। अरेगांव का युद्ध ये संबंधित है एक्चुअली में, अरेगांव का युद्ध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से, इस बात का ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारे बीच में। पिंडारियों का दमन, मराठा परिसंघ और पेशवा पद की समाप्ति किस आंग्ल मराठा युद्ध से हुआ था? यहाँ पे पिंडारियों का दमन, मराठा परिसंघ और पेशवा पद की समाप्ति किस आंग्ल मराठा युद्ध से हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध से ये हुआ था, जिसमें किरकी का युद्ध लड़ा गया था और पिंडारियों का दमन कर दिया गया था, मराठा परिसंघ भंग कर दिया गया था और पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था। और इसी युद्ध के बाद अंतिम पेशवा जो बाजीराव द्वितीय हैं, बाजीराव द्वितीय को नाना साहब, जो जिनका नाम धोंदू पंत भी है, तो नाना साहब के साथ कहाँ भेज दिया था? कानपुर। कहाँ भेज दिया था? कानपुर के बिठूर में पेंशन पे भेज दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे। आगे चलते हैं। यहाँ पे कौन मिलान गलत है? संदर्भ आंग्ल मराठा युद्ध। तो आंग्ल मराठा युद्ध में यहाँ पे देख लीजिए कौन मिलान गलत है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो हुआ था 1775 से 1775 से 82, उस समय वारेन हेस्टिंग थे यहाँ पे गवर्नर। सेकेंड हुआ था 1803 से 5 में, वेलेजली थे यहाँ पे गवर्नर। और थर्ड हुआ था 1817 से लेकर 1818 में, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग थे गवर्नर। यहाँ पे याद करने के लिए ट्रिक देख लीजिए क्या है कि यहाँ पे याद करना है तो ऐसे देखिए, दोनों तरफ हेस्टिंग है, फर्स्ट में भी हेस्टिंग है और थर्ड में भी हेस्टिंग है। तो फर्स्ट में वारेन हेस्टिंग है और थर्ड में लॉर्ड हेस्टिंग है, और बीच में जल रहा है वेलेजली। हेस्टिंग के बीच में कौन जल रहा है? वेलेजली जल रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रथम में कौन है? हेस्टिंग है, और द्वितीय में कौन है? वेलेजली है, तृतीय में कौन है? हेस्टिंग। तो प्रथम तृतीय में हेस्टिंग, तो वो ऊपर में डब्ल्यू वारेन हेस्टिंग, नीचे में लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे बीच क्या है देख लेते हैं। धोंदू पंत, नाना फडणवीस का ही नाम धोंदू पंत है। तो धोंदू पंत, नाना फडणवीस और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का पेंशन कानपुर बिठूर में कौन बंद किया था? एक्चुअली जब इनको कानपुर बिठूर में भेज दिया गया था तो इनके पेंशन को बंद कर दिया गया था। तो उस समय कौन यहाँ पे गवर्नर जनरल थे? उस समय जो गवर्नर जनरल थे तो यहाँ पे डलहौजी ने इसके पेंशन को बंद किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। धोंदू पंत जो नाना साहब या नाना फडणवीस हैं उनका, और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, इन दोनों को जो कानपुर में बिठूर में भेज दिया गया था, तो इनका लास्ट में अंततः 1846 में
क्या सन 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो प्रथम आंग्ल सिख, तो यहाँ पे ऑप्शन है, देख लीजिए। ए ऑप्शन है नेपियर, बी है डलहौजी, सी है गॉफ और डी है मैकेंजी। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गॉफ ने नेतृत्व किया था इस ऑप्शन के अनुसार। एक्चुअली इस समय आंग्ल सिख युद्ध जो प्रथम हुआ था 1845-46 में, उस समय यहाँ पे जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे, लेकिन इनका इस युद्ध में नेतृत्व जो किया था वो किया था गॉफ ने। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, गॉफ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है हमारे बीच में। यहाँ पे है, किस संधि के उल्लंघन के कारण प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 हुआ था? तो एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, पहला है लाहौर की संधि, दूसरा है अमृतसर की संधि, तीसरा वेरावल की संधि और चौथा है पेशावर की संधि। ऑप्शन डी पेशावर की संधि। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि का उल्लंघन करने के बाद जो है ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इसमें अमृतसर की संधि जो हुई थी वो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। 25 अप्रैल 1809 को। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। इसी का उल्लंघन के बाद जो है ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए यहाँ पे क्या है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय गवर्नर कौन थे? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जब हुए थे तो गवर्नर वहाँ पे कौन थे? यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन है हार्डिंग प्रथम, दूसरा है जॉन नेपियर, तीसरा है डलहौजी, चौथा है चार्ल्स गॉफ। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जब हुआ था 1848-49 में, तो यहाँ पे गवर्नर थे डलहौजी। कौन थे? डलहौजी। ये सही आंसर हो जाएगा, डलहौजी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है 13 जनवरी 1849 को गवर्नर डलहौजी के समय, कब? 13 जनवरी 1849 को गवर्नर डलहौजी के समय सिख शेर सिंह और ब्रिटिश गॉफ के बीच, किसके बीच? शेर सिंह और गॉफ के बीच अनिर्णित युद्ध, एक युद्ध हुआ था जो कि अनिर्णित था। तो कौन हुआ था? वह युद्ध हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए, वो चिलियावाला का युद्ध हुआ था। ये चिलियावाला का युद्ध में जो है, इस युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ था और ये शेर सिंह और गॉफ के बीच लड़ा गया था 13 जनवरी 1849 को। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चिलियावाला का युद्ध। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देख लेते हैं महालवाड़ी प्रथा, कुछ अलग क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे जिसका डिस्कशन आगे हम लोग वीडियो में भी कर लिया करेंगे। तो महालवाड़ी प्रथा 1822 में 30% भारतीय ब्रिटिश भारतीय भूभाग पर किसने लगाया था? तो महालवाड़ी प्रथा 1822 में लगभग 30% ब्रिटिश भारतीय भूभाग पर किसने लगाया था? तो महालवाड़ी प्रथा लगाया था यहाँ पे हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने लगाया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। यहाँ ये सही हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन मिलान गलत मिलान है? तो यहाँ गलत कौन है? पहला देखिए, जमींदारी प्रथा जो कि 1793 में शुरू हुआ था, लगभग 19% ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर लगा था और कॉर्नवालिस ने लगाया था, ये सही है। दूसरा, महालवाड़ी प्रथा जो है अभी हमने देखा कि 1822 में लगभग 30% क्षेत्र पर मैकेंजी ने लगाया था, ये भी सही है। रैयतवाड़ी प्रथा जो है 1820 में लगभग 51% ब्रिटिश क्षेत्र पर लगा था और उस समय लगाया था मुनरो ने। तो और ठेकेदारी प्रथा जो है 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लगाया था। तो चारों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही? सी, 1 2 3 4 इसमें सही। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कौन गलत है, गलत कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गलत में ये इनमें से कोई नहीं, सभी सही है, इनमें से कोई नहीं जो होगा आंसर इसका सही होगा। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारे बीच। यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग और भीमसेन थापा के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 में हुआ था से संबंधित युद्ध है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित कौन सा युद्ध हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है यांडबू का युद्ध, नलपानी का युद्ध, सुगौली का युद्ध और संगोला का युद्ध। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा नलपानी का युद्ध जो है ये हुआ था, नलपानी का युद्ध भीमसेन थापा और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध में नलपानी का युद्ध सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है देखिए, गोरखा युद्ध जो आंग्ल नेपाल युद्ध को ही गोरखा युद्ध बोला जाता है, 1814 के समय बंगाल गवर्नर जनरल कौन था?
तो ऑप्शन यहाँ पे हार्डिंग प्रथम है, लॉर्ड हेस्टिंग है, डलहौजी है और वारेन हेस्टिंग है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, जो गोरखा युद्ध आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच में। लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पे उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चंस यहाँ पे आपके आ जाएंगे। कितने नंबर पे थे? यहाँ पे थे हम लोग। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये देखिए, 4 मार्च 1816 वाली सुगौली की संधि, मतलब सुगौली की संधि हुई थी 4 मार्च 1816 को। सुगौली की संधि का नाम बदलकर कब सतत शांति और मैत्री संधि कर दी गई थी? तो 4 मार्च 1816 को सुगौली की संधि हुई थी, जो कि नेपाल युद्ध का, इससे नेपाल युद्ध खत्म हो गया था। तो उस सुगौली की संधि को कब नाम बदल करके सतत शांति और मैत्री की संधि कर दी गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी, 1923 में इस सुगौली की संधि का नाम बदलकर सतत शांति और मैत्री की संधि कर दी गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्या है? सुगौली किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? तो एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, सिवान। एक्चुअली सुगौली जो है वो आता है पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन भौगोलिक रूप से यदि हम क्षेत्र की बात करेंगे तो पूर्वी चंपारण जिले में आता है। लेकिन यहाँ पे लोकसभा पूछा गया, तो इसलिए आंसर हो जाता है लोकसभा क्षेत्र में सुगौली चला जाता है। चंपारण पश्चिमी चंपारण के लोकसभा क्षेत्र में होता है, लेकिन जिला पूछेगा तो एक्चुअली ये जिला में आ जाता है पूर्वी चंपारण। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन पश्चिम चंपारण यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, सुगौली की संधि कब लेखबद्ध हुआ था? मतलब सुगौली की संधि जो हुई थी वो तो हुई थी अपना, यहाँ सुगौली की संधि अनुमोदन हुआ था उसका 1816 में, ठीक है। लेकिन ये अनुमोदन क्या होता है, ये 1816 में कब हुआ था? 1816 में सुगौली की संधि अनुमोदन हुआ था यहाँ पे लगभग 4 मार्च 1816 को। लेकिन यहाँ पे लेखबद्ध हुआ था, ये लेखबद्ध हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 2 मार्च 1815, 2 दिसंबर 1816, 4 मार्च 1816 और 2 दिसंबर 1815। तो ये लेखबद्ध हो गया था 2 दिसंबर 1815 को, लेकिन इसका अनुमोदन हुआ था, सुगौली की संधि का अनुमोदन 4 मार्च 1816 को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, निम्न में से किसका संबंध गोरखा युद्ध 1416 से नहीं है? तो गोरखा युद्ध 1814-16 में हुआ था, तो किसका संबंध नहीं है? तो कलांग किला हमला इससे संबंधित था, जैतक का युद्ध भी इससे संबंधित था, रामनगर का इससे संबंधित नहीं था, नलपानी का युद्ध भी संबंधित था। तो ये रामनगर का युद्ध जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ये हुआ था एक्चुअली में, ये रामनगर का युद्ध आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है, गोरखा युद्ध से नहीं, नेपाल युद्ध से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही कौन? सी, रामनगर का युद्ध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, किन दो नदियों के बीच नेपाल सीमा निर्धारण सुगौली की संधि 4 मार्च 1816 द्वारा हुआ था? तो नेपाल सीमा का निर्धारण जो हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा महाकाली नदी और मेची नदी के बीच में। क्या है? महाकाली नदी और मेची नदी के बीच में ये सारा सीमा निर्धारण हुआ था। इन सभी क्वेश्चंस का जो डिटेल डिस्कशन है हमारे प्ले लिस्ट में आप लोग चले जाइएगा, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें कि इन सभी क्वेश्चंस का जो है पूरा डिटेल डिस्कशन विथ मैप किया गया है। तो वहाँ पे आप हम लोग के चैनल पे जा करके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाकाली नदी के बाद क्या है, गोरखा युद्ध में नेपाल अपना लगभग कितना हिस्सा ब्रिटिश को सौंपा था? गोरखा युद्ध में नेपाल अपना लगभग कितना हिस्सा ब्रिटिश को सौंपा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है आधा हिस्सा, 2/3, 1/3, 1/4। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1/3 हिस्सा सुगौली की संधि के तहत ये सौंप दिया था ब्रिटिश को। कौन? नेपाल। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, आंग्ल तिब्बत युद्ध 1903-4 से किसका संबंध नहीं है? तो आंग्ल तिब्बत युद्ध हुआ था 1903-4 में, इसमें किसका संबंध नहीं है? ये मेजर मैकडोनाल्ड का संबंध था,
कर्नल यंग हस्बैंड का तो संबंध था, ये दोनों नेतृत्व किया था। 13वां दलाई लामा जो तिब्बत की तरफ से, ये भी नेतृत्व किया था। तो इसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा सही? ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा सही, यहाँ पे सही आंसर। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का इससे संबंध नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लीजिए। 1903-4 आंग्ल तिब्बत युद्ध के समय वायसराय कौन था? तो आंग्ल तिब्बत युद्ध के समय वायसराय कौन होगा 1903-4 के समय? ये कर्जन हो जाएगा। क्यों? कर्जन का कार्यकाल जो था, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेके 1905 तक था। तो ये इसके कार्यकाल का समय है, तो इसलिए आंसर सही हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, आंग्ल तिब्बत युद्ध से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोटाला पैलेस में लहासा की संधि कब हुई थी? तो लहासा की संधि से आंग्ल तिब्बत युद्ध खत्म हो गया था। तो लहासा की संधि कहाँ हुई थी? पोटाला पैलेस में। तो ये लहासा की संधि हुई थी, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 7 अक्टूबर 1903, 7 सितंबर 1904, 7 दिसंबर 1905 और 7 जनवरी 1904। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 7 सितंबर 1904। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लहासा की संधि 7 सितंबर 1904 को हुआ था। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? शिमला सम्मेलन के तहत मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो शिमला सम्मेलन जो हुआ था और उसमें मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी चीन और भारत के बीच में, तो 1914 में ये निर्धारित की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख लीजिए, लहासा की संधि जो 7 सितंबर 1904 के तहत कौन घाटी भारत के हिस्से में आई थी? लहासा की संधि के तहत भारत के हिस्से में कौन सी घाटी आई थी? ऑप्शन यहाँ पे तवांग घाटी, गलवान घाटी, चुंबी घाटी और डोकलाम घाटी। तो ऑप्शन यहाँ पे चुंबी घाटी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही होता है। चुंबी घाटी भारत के हिस्से में उस समय आया था, जो कि लगभग 1808 तक ये रहा था। 1808 तक ये नहीं, सॉरी 1908 तक रहा था। 1808 नहीं, 1908 तक ये भारत के हिस्से में ये रहा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख लीजिए, 7 सितंबर 1904 कि लहासा की संधि के तहत तिब्बत पर कितना जुर्माना लगाया था? तो लहासा की संधि के अनुसार तिब्बत पर जो लगाया गया था जुर्माना, वो लगभग 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। आंग्ल तिब्बत युद्ध या यंग हस्बैंड अभियान इसे कहा जाता है, के दौरान ब्रिटिश ने चीन को किस नाम की संज्ञा दी थी? जो आंग्ल तिब्बत युद्ध हुआ था, जिसे यंग हस्बैंड अभियान भी कहा जाता है, और ये कर्जन के समय हुआ था, तो इसमें चीन को क्या संज्ञा दी गई थी? यहाँ ऑप्शन है बिच्छू, चमगादड़, ड्रैगन और स्पाइडर। एक्चुअली उस समय एक अंग्रेज के अधिकारी हुआ करते थे, वो इसको चीन को बिच्छू की संज्ञा दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ए, बिच्छू की संज्ञा दी थी। कब? आंग्ल तिब्बत युद्ध में, यंग हस्बैंड अभियान में अंग्रेज की तरफ से चीन को बिच्छू की संज्ञा दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, किसने कहा? ये किसका स्टेटमेंट है? जैसा कि मैंने हमेशा कहा, तिब्बत और कुछ नहीं बल्कि भेड़ है। ये किसने कहा था? जैसा कि मैंने हमेशा कहा, तिब्बत और कुछ नहीं बल्कि भेड़ है। तो भेड़ की संज्ञा किसने दी थी? ये यंग हस्बैंड ने कहा था। ऐसा यंग हस्बैंड ने क्या कहा था कि तिब्बत और कुछ नहीं बल्कि भेड़ है। तो तिब्बत को भेड़ की संज्ञा और चीन को जो है बिच्छू की संज्ञा दी थी। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे यंग हस्बैंड कहा था, तिब्बत को भेड़। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे बीच 13वें दलाई लामा का मूल नाम क्या है? तो 13वां दलाई लामा का मूल नाम जो है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है तेंजिंग ग्यानत्सो, नीम त्सो, लहामो धोंडुप, किम गंत्सो। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी सही आंसर, लहामो धोंडुप। एक्चुअली ये 14वां दलाई लामा का नाम है, तेंजिन ग्यानत्सो। तेंजिन ग्यानत्सो कौन है? 14वां दलाई लामा। लेकिन 13वां का नाम है लहामो धोंडुप, याद रखेंगे। ये आंग्ल तिब्बत युद्ध से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या है? 7 सितंबर 1904 लहासा की संधि के द्वारा ब्रिटिश भारत का कब्जा चुंबी घाटी पर कब तक बना रहा? तो चुंबी घाटी पर जो कब्जा बना रहा था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये 1908 तक रहा था, लेकिन 8 फरवरी 1908 तक रहा था। कब तक रहा था? 8 फरवरी 1908 तक। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आंग्ल बर्मा युद्ध के संबंध में कौन गलत है? आंग्ल बर्मा युद्ध 3 हुए थे कुल, उसके संबंध में कौन गलत है ये पूछा है। तो पहला युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 के बीच में हुआ था, सही
है। दूसरा युद्ध हुआ था 1852 से 53 के बीच, ये भी सही है। तीसरा युद्ध हुआ था 1885 से 86 के बीच में, ये भी सही है। तो इनमें से कौन गलत है? कोई गलत नहीं है, इनमें से कोई गलत नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आंग्ल बर्मा युद्ध के संबंध में कौन गलत? ये तो रिपीट हो गया, फिर वही क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है कुल 3 आंग्ल बर्मा युद्ध से संबंधित गवर्नर या वायसराय कौन मिलान गलत है? गलत मिलान पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में एमहर्स्ट थे, फर्स्ट युद्ध में एमहर्स्ट थे, जो कि 1800 फर्स्ट युद्ध हुआ था कब? 1816 से लेके 26 तक। दूसरा कब हुआ था? सेकेंड युद्ध 1852 से लेके 53 तक। और तीसरा युद्ध हुआ था 1885 से लेकर 1886 के बीच में। ये 3 युद्ध लड़े गए थे, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा भी है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 1885-86। तो इस हिसाब से इसमें पूछा है कौन गलत मिलान है। तो एमहर्स्ट जो है फर्स्ट युद्ध के समय थे, डलहौजी सेकेंड युद्ध में थे, और डफरिन जो थे यहाँ पे डफरिन तृतीय युद्ध में। तो एमहर्स्ट, डलहौजी और डफरिन तीनों आंग्ल बर्मा युद्ध से संबंधित, ये सही आंसर हो जाएगा। सभी मिलान यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। सभी मिलान सत्य हैं, गलत कोई नहीं है, सभी मिलान सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? यांडबू की संधि 24 फरवरी 1826 का संबंध किस आंग्ल बर्मा युद्ध से है? तो यांडबू की संधि का संबंध जो है फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध से है। ये यांडबू की संधि से ही फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध खत्म हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 के दौरान अर्ल ऑफ, या क्या है, अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि किसने ली थी? तो अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध से संबंधित एमहर्स्ट है, तो इसी ने लिया था अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि, ये सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इनमें कौन गलत मिलान है? तो संदर्भ क्या है? आंग्ल बर्मा युद्ध में। वहाँ पे वायसराय और गवर्नर थे यहाँ पे तिब्बत की तरफ से। तो फर्स्ट में था महाबुंदेला, ये महाबुंदेला है, सही, ऑप्शन सही है ये। सेकेंड में हो गया, सेकेंड युद्ध में क्या था? थारावादी, ये भी सही है। और थर्ड में थीबू मीन थे, ये भी सही है। तो आंग्ल बर्मा युद्ध जो अभी हम लोगों ने देखा 1816 से लेके 1826 के बीच में। दूसरा 1852 से लेके 53 के बीच में। और तीसरा जो हुआ था 1885 से लेके 1886 के बीच में। ये तीनों युद्ध जो हुए थे इस समय तिब्बत के तरफ से अलग अलग लोग थे। एक पहला में थे महाबुंदेला, दूसरा में थारावादी और तीसरा में थिबुमिन। तो यहाँ पे सभी मिलान सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? ब्रिटिश द्वारा बर्मा का दक्षिणी या निचला क्षेत्र, जो कि प्रोम पीगू का जिक्र है, पर कब्जा डलहौजी के समय किस आंग्ल बर्मा युद्ध द्वारा हुआ था? तो मतलब प्रोम और पीगू पर कब्जा किस आंग्ल बर्मा युद्ध द्वारा हुआ था? तो ये द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के द्वारा ये प्रोम पीगू या दक्षिणी निचला क्षेत्र पर कब्जा किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा का भारत से अलग होने की घोषणा हुई, तो उस वक्त वायसराय कौन थे? तो 1935 के समय जो है जब भारत शासन अधिनियम के तहत जो बर्मा भारत में शामिल होने की घोषणा हुई थी, उस समय जो थे यहाँ पे वायसराय थे, ये वेलिंगटन। कौन थे 1935 के में? वायसराय वेलिंगटन थे। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या है यहाँ पे देखिए, जब 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, तो उस वक्त वायसराय कौन थे? उस वक्त वायसराय, एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में हमने गलत बोल दिया। पिछले क्वेश्चन में ये था कि जब बर्मा अलग होने की घोषणा हुई थी तो वेलिंगटन थे उस समय वायसराय। 1935 के अधिनियम के तहत जब घोषणा हुई थी, लेकिन जब अलग हुआ तो उस समय क्या क्वेश्चन है कि 1937 में बर्मा अलग हुआ भारत से, तो उस समय जो है वायसराय कौन थे? तो अलग होने के समय यहाँ पे लिनलिथगो वायसराय बन गए थे। लिनलिथगो वायसराय बन गए थे, ये अलग होने के समय, ये घोषणा के समय है, ये घोषणा के समय है, ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन। घोषणा के समय 1935 में वेलिंगटन, और अलग होने के समय जो 1937 में लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं क्या है।
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824-26 से कौन संबंधित नहीं थे? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध से कौन संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, सर आर्कीबाल्ड कैंपबेल ये संबंधित थे, महाबुंदेला भी संबंधित थे, महानिम्यो भी संबंधित थे, लैम्बर्ट इससे संबंधित नहीं थे। लैम्बर्ट सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध से संबंधित थे, जो लैम्बर्ट अभियान चलाया था कर्जन के निर्देश पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध 52-53 से कौन संबंधित नहीं थे? सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध से कौन संबंधित नहीं थे? तो हेनरी गॉडविन संबंधित थे, लैम्बर्ट संबंधित थे, थाराबादी भी संबंधित थे, पागनमिन भी संबंधित थे। ये तिब्बत की तरफ से और ये अंग्रेज की तरफ से, ये चारों संबंधित थे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सर्व कैंपबेल। सर्व कैंपबेल का संबंध था फर्स्ट से, किससे? फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध से कैंपबेल का संबंध था। अगले क्वेश्चन, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ई, नहीं पूछा है इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। तो अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है हमारे बीच। ये है थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध 14 दिनों वाला जो हुआ था से कौन नहीं जुड़े थे? थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध से कौन नहीं जुड़े थे? तो यहाँ पे देख लीजिए कौन नहीं जुड़े थे थर्ड में। तो हैरी पेंडरगेस्ट है पहला, थीबोमिन जुड़े हुए थे, डफरिन भी जुड़े हुए थे। ये तीनों जुड़े हुए थे किससे? थर्ड से। डलहौजी जो है इससे नहीं जुड़े थे, डलहौजी सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध से जुड़े थे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आंग्ल बर्मा युद्ध में डलहौजी थे सेकेंड से। तो ऑप्शन यहाँ पे पूछा है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा डलहौजी नहीं जुड़े थे, डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। ये क्या है? सिंध विजय किस युद्ध का परिणाम था? यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, लेकिन लिखा है क्वेश्चन सिंध विजय किस युद्ध का परिणाम था? तो ये फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था उसी का ये परिणाम था। अंत में क्या हुआ? सिंध विजय कर लिया गया था 1843 में। कब? 1843 अगस्त 1843 में सिंध विजय कर लिया गया था। किसके द्वारा? एलन बोरो के द्वारा, एलन बोरो के द्वारा ये सिंध विजय कर लिया गया था 1843 में। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध का परिणाम था सिंध विजय। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या है? 1879 गंडमक की संधि संबंधित है। तो गंडमक की संधि 1879 वाला किससे संबंधित होगा? तो गंडमक की संधि जो है संबंधित है सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध से, क्योंकि सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध जो लड़ा गया था ये लड़ा गया था 1878 से लेकर के 80 के बीच में लीटन के समय। तो ये 79 का काल है गंडमक की संधि। तो सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा है? निम्न में कौन मिलान गलत है? गलत मिलान पूछा है। तो क्या है यहाँ पे? फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 सही है। सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध 1878-80 ये भी सही है। थर्ड आंग्ल अफगान युद्ध 1819-22 सही है। एक्चुअली ये युद्ध हुआ तो 1919 में ही, लेकिन 22 में चूंकि अफगान पूर्ण रूप से ब्रिटिश के साथ संघर्ष खत्म हो जाता है तो ये 22 तक गिना जाता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कौन गलत है? तो कोई नहीं गलत है, सभी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं क्या है। अफगान के प्रति आक्रामक नीति किसने अपनाई थी? अफगान के प्रति आक्रामक नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन है रिपन, लीटन, मेयो, ऑकलैंड। तो आक्रामक नीति यदि पूछेगा अफगान के प्रति तो ऑप्शन हो जाएगा लीटन सही आंसर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ऑकलैंड जो है ये अग्रगामी नीति अपनाया था। अग्रगामी नीति, एक सेकेंड, अग्रगामी नीति यदि पूछेगा तो अग्रगामी नीति है ऑकलैंड का, लेकिन अफगान के प्रति आक्रामक नीति है लीटन का। तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे बी। ध्यान रखेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लीटन ने जो किया था वो क्या था? आक्रामक नीति, और ऑकलैंड ने जो किया था अग्रगामी नीति। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे आंग्ल अफगान युद्ध से पूर्व 1831 में किस ब्रिटिश व्यक्ति को जासूसी हेतु अफगानिस्तान भेजा था? तो आंग्ल अफगान युद्ध से पहले जासूसी के लिए अलेक्जेंडर बर्न्स को भेजा गया था। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, अलेक्जेंडर बर्न्स। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देख लीजिए।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस आंग्ल अफगान युद्ध को विशुद्ध आक्रमण की संज्ञा दी थी? विशुद्ध आक्रमण की संज्ञा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध को दिया था, जो कि सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था लिटन के समय 1878 से लेके 80 के बीच में। इसको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 1838 में अफगान युद्ध के पूर्व त्रिपक्षीय संधि में कौन शामिल नहीं था? तो अफगान युद्ध से पूर्व एक संधि हुई थी, त्रिपक्षीय संधि बनाया था, तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, ऑकलैंड शामिल था, राजा रंजीत सिंह जो पंजाब के शासक थे वो शामिल थे, और शाह शुजा जो अफगानिस्तान के, तीनों शामिल थे त्रिगुट में, त्रिपक्षीय संधि में। यहाँ पे ऑप्शन लीटन आंसर सही हो जाएगा। लीटन इसमें शामिल नहीं था क्योंकि नहीं पूछा है, तो लीटन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या है देख लेते हैं। कुल 3 आंग्ल बर्मा युद्धों से कौन संबंधित नहीं थे? आंग्ल बर्मा युद्ध 3 हुए थे, उससे कौन संबंधित नहीं थे? यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, एमहर्स्ट, डलहौजी और डफरिन। तो यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग जो है एक्चुअली संबंधित नहीं थे, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग तो नेपाल युद्ध में संबंधित थे, आंग्ल नेपाल युद्ध से। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही आंसर। एमहर्स्ट तो फर्स्ट में था, ये डलहौजी सेकेंड में था, और डफरिन थर्ड में था। आंग्ल बर्मा युद्ध में ये तीनों संबंधित थे, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए यहाँ पे सही आंसर। लॉर्ड हेस्टिंग संबंधित आंग्ल बर्मा युद्ध से नहीं थे, वो नेपाल युद्ध से थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि आप यदि हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो YouTube चैनल में क्या है, एक देखेंगे वहाँ पे एक सेक्शन आएगा कम्युनिटी सेक्शन। उस कम्युनिटी सेक्शन पे आप जब क्लिक करेंगे जाएंगे तो उसमें तमाम क्वेश्चंस नीचे स्क्रॉल करके देखिएगा, तमाम क्वेश्चंस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम लोग लगातार डालते रहते हैं, और वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जो हम लोग खास करके अपने चैनल पर वीडियो में डिस्कस करते हैं, डिटेल डिस्कशन, उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं उसको हम लोग लेकर के यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के साथ आपके बीच, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के फिर आएंगे। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।